जगह थी देहरादून का काट बंगला इलाका। दिन था 22 दिसंबर 2017। उस दिन मोहनलाल की मृत्यु हो गई थी। मोहन जी इलाके के नए दुकानदार थे। मोहन को अंतिम विदाई देने के लिए इलाके के सभी लोग जमा हो रखे थे। मेरा नाम राहुल है। मैं और मेरे सभी दोस्त भी मोहनलाल जी की अंतिम यात्रा में शामिल थे। मोहनलाल के पार्थिव शरीर को बस से हरिद्वार के शमशान घाट ले जाया गया था। फिर लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम हरिद्वार के शमशान घाट पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद पूरे विधि विधान से मोहन का अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त सोनू, अमित और नितिन, हम सभी शमशान घाट में हर तरफ घूम रहे थे। हम सभी लाशों को देख रहे थे। हमने देखा सैकड़ों चिता जल रही थी। शमशान घाट में हम फोटो खींच रहे थे, उनकी और कुछ की वीडियो भी बना रहे थे। हमारे साथी जो मोहन की डेड बॉडी लेकर आए थे वो सब मोहन की चिता के पास ही थे, लेकिन हम लोग इधर उधर घूम रहे थे कि तभी मेरे दोस्त सोनू ने मुझसे कहा, राहुल, तू अपने आप को बहुत निडर समझता है ना? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो? फिर सोनू अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तो तेरे अंदर हिम्मत है तो तू यहाँ से किसी भी एक चिता से थोड़ी सी राख अपनी जेब में लेकर जा सकता है, और अगर तू चला गया तो हम तुझे मान जाएंगे। फिर मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सोनू ने फिर से कहा, ले जा चल, आज 5,000 की शर्त है। फिर मैंने कहा, ठीक है। इतना बोलकर मैंने फिर एक मुट्ठी राख उठाई और उसको एक प्लास्टिक की थैली में डाल के अपनी जेब में रख लिया। राख जेब में रखने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी रखा है, थोड़ी देर में निकाल कर फेंक दूंगा, क्या हुआ। फिर उसके बाद हम सभी वहाँ चले गए जहाँ पर मोहन की चिता जल रही थी। चिता अब जल चुकी थी। लगभग और सभी क्रियाक्रम करने के बाद और सारे के सारे पूरे होने के बाद जो साथ में आए थे तभी सबने कहा, चलो अब गंगा स्नान करने चलते हैं। मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गंगा स्नान किया और सभी के साथ बस में बैठकर अपने घर के लिए मैं रवाना हो गया। हमें घर पहुंचने में लगभग 7 बज चुके थे। खाना तो हम लोगों ने वहीं पर खा लिया था, और पता नहीं क्यों जब से हम वहाँ से आए थे तब से ही मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इसी वजह से मैं घर जाते ही अपने बिस्तर में लेट गया। लेटे हुए अभी 15 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत सारे अजीब अजीब लोगों के बीच में हूँ और सभी लोग अजीब तरह की आवाज़ें कर रहे थे। मैं अब बहुत डर चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आग से जला हुआ आदमी मेरे पास खड़ा है। और एक तो सर कटा हुआ था। वहाँ जितने भी लोग मुझे दिख रहे थे वो सब विचित्र हालत में थे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं भूत परिजनों के बीच पूरी तरह फंसा हुआ हूँ। पर तभी थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मेरी पत्नी ने देखा कि मेरी आंखें बहुत अजीब हो रखी हैं और मैं बड़ी बुरी तरह से अपनी पत्नी को घूर रहा था। फिर उसके बाद मेरी पत्नी मेरे थोड़ा और पास आई और मुझसे बोली, राहुल, क्या हुआ, ठीक हो तुम? उसके इतना बोलने के बाद मैं जो नहीं बोलना चाहता था वही शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे। मैंने कहा, इसे लेकर जाऊंगा मैं, ये मुझे लेकर आया है। अब ये भी मेरे साथ जाएगा। ये अब मेरा हो गया है। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने तुरंत मेरे पापा, मम्मी और घर के सभी लोगों को बुला लिया और मेरे पापा मेरे पास आकर बड़ी ज़ोर से बोले, राहुल, क्या हुआ, तू ठीक है? मेरे पापा के इतना बोलने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस मैं सबको बड़ी भयानक निगाहों से देख रहा था। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हाथों या मेरे शब्द मेरे काबू में नहीं थे। तभी मैं एकदम से अपनी जगह से उठा और तुरंत अपने पापा का गला पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं सबको मार दूंगा और सबको लेकर चला जाऊंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे झटका दिया
और कहा, कौन है तू? फिर मैंने कहा, ये मुझे लेकर आया है यहाँ, और अब मैं इसको लेकर जाऊँगा। अब ये बस मेरा है ये। अगर अगर कोई मेरे बीच में आया तो मैं उसको भी मार दूँगा और उसे भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। मैं सबको मार दूँगा। अब मैं सबको मार दूँगा। उस दिन मैं ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैं मेरे घर के सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि उनका उनका बेटा ना खो के मैं कोई पराया हूँ, और वो मुझे देखकर रोने लगी। ऐसे ही समय बीत गया। फिर उसके बाद लगभग 10:30 बजे, जब मेरी हालत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तब मेरे पापा तुरंत मोहल्ले के एक बाबा के पास गए। बाबा ने भी देरी नहीं लगाई और वो भी तुरंत हमारे घर के पास आ गए। बाबा को देखकर मेरे मुंह से तुरंत मैंने कहा, या फिर ये बोलो जो मेरे अंदर था, तो उसने कहा, सबको मार दूंगा मैं आज। आज मैं और सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये मुझे ये लेकर लेकर आया है। मैं सबको लेकर जाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि जो भी मेरे अंदर था वो बाबा से डर रहा था। मेरे इतना कहने के बाद मैं अपना सर बड़ी तेज तेज दीवार से मारने लगा। तभी बाबा ने तुरंत मेरे पास आकर मुझे पकड़ लिया और बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है तू और कहाँ से आया है? लेकिन उसके बाद भी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, ये मुझे लेकर आया है और अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। अब ये बस मेरा है। मेरे इतना बोलने के बाद बाबा ने मेरी गर्दन पकड़ ली और तुरंत ज़मीन पर पटक दिया और बड़ी तेज तेज झापड़ मारने लगे और कहने लगे, बता कौन है तू, कहाँ से आया है? इतना बोलने के बाद बाबा ने कुछ पूजा करी। तभी मैंने कहा, ये मुझे शमशान घाट से लेकर आया है और अब मैं इसको भी लेकर जाऊंगा अपने साथ। बाबा ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, ये शमशान घाट से तुझे कैसे लाया? बाबा की बात पूरी होने के बाद फिर मैंने कहा, ये मुझे लाया है बस, अब हम साथ ही जाएंगे। बाबा ने मुझे पकड़ा और दबा लिया, जिससे मैं बड़ी ज़ोर से चीखने लगा। फिर मैंने कहा, ये मेरी राख लेकर आया है चिता से, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर बाबा ने मेरे पापा को कहा, इसकी जेब से निकालो ये राख। पर मेरी जेब में राख की थैली जो रखी थी वो जेब के अंदर ही फट गई थी, तो उसमें से सारी राख बिखर चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे पापा ने सारी राख इकट्ठा करके घर के पास की नदी में डाल दी। उस समय तो मैं ठीक हो गया, पर अगले दिन मेरा सर बहुत भारी लग रहा था। मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। मुझे पता था कल की घटना की वजह से ही क्या पता मेरी तबीयत खराब हो गई। पर जब रात को मैं अपने बिस्तर पर सोने गया तभी मेरी आंख लग रही थी। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं तेज तेज से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं इसे लेकर जाऊंगा। अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। ये मुझे लाया है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर मैं अपने घर से बाहर भागने लगा। गिरते पड़ते मैं भाग रहा था। तभी मेरे पापा और आसपास के लोगों ने मुझे पकड़कर घर के अंदर वापस लेकर आ गए और मेरे बिस्तर पर लिटा लिया। लेटने के कुछ समय बाद मैं उठकर अपना सर दीवार पर मारने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और रोते हुए मैं बस एक ही बात बोल रहा था, मैं इसे लेकर जाऊंगा। अब ये मुझे लाया है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। इस बार मेरे अंदर पहली वाली रात से ज़्यादा ही गुस्सा था और मैं बार बार सबका गला पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी बाबा फिर हमारे घर आए। अब की बार बाबा ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने कहा कि उसकी राख अभी भी बिस्तर में गिरी है और इसके कपड़े पर भी है, इन्हें अभी विसर्जित करो। तब मेरे पापा ने मेरी चादर यानी बेडशीट और मेरे कपड़े सभी नदी में विसर्जित कर दिए और बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज़ मंत्र पढ़कर बांध दिया। बाबा ने कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा, और तब से ही मैं अपने काम से काम रखता हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी थी, इसलिए हम सभी दोस्त छुट्टियाँ मनाने के लिए हिमाचल के मनाली गए हुए थे। मेरे साथ मेरे दोस्त विवेक, अनिरुद्ध और दिनेश, हम चारों एक साथ अक्सर घूमने जाया करते थे। हम चारों के घर के लोग हमें एक साथ घूमने से कभी मना नहीं करते थे। ये बात है 2017 11 अप्रैल की। हमने दिल्ली से बस पकड़ी और हम शिमला होते हुए मनाली जाने थे। इसलिए हमने टाइम काटने के लिए अपने फ़ोन में हिंदी स्टोरी, जो हॉरर की स्टोरीज़ होती हैं, वो पढ़ना चालू कर दिया और देखते ही देखते हम मनाली पहुंच गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर होटल में कमरे लिए और सामान वगैरह वहाँ पर ही रखा। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लगभग एक हफ्ते तक कुल्लू मनाली सब घूमेंगे। हम लोग दिन में टैक्सी करके घूमने वाले थे और रात में वापस इसी होटल में रुकने का प्लान था। अगले दिन सुबह हम लोगों ने एक टैक्सी बुक करी और उससे कहा कि हमें आज पूरा दिन एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल हो। तुम ऐसा करो, हमें यहाँ के सबसे बड़े जंगल में लेकर चलो। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब ये मनाली है, यहाँ तो हर जगह ही जंगल जंगल है। चलो फिर भी मैं आपको यहाँ के सबसे बड़े जंगल में घुमाने के लिए ले जाता हूँ। उसके बाद चारों गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर ने लगभग होटल से 20 किलोमीटर गाड़ी दूर ले जाकर एक खतरनाक और भयानक से दिखने वाले जंगल के पास खड़ी कर दी। ड्राइवर ने तब हमसे कहा, भैया आप लोग अब यहाँ पर फ़ोटो खींचो या फिर जो भी करना है करो, लेकिन ज़्यादा जंगल के अंदर तक मत जाना क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। रास्ता ढूंढने में दिक्कत भी हो सकती है वापसी के समय, और लोग कहते हैं कि ये जंगल ज़्यादा घूमने लायक भी नहीं है, इसलिए अक्सर लोग यहाँ पर बहुत कम ही आते हैं। तब मैंने और मेरे दोस्त सभी ने गाड़ी से अपना सामान निकाला जो हम पिकनिक बनाने के लिए लेकर आए थे। तो उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा, भैया आप भी चलो हमारे साथ। पर ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। ड्राइवर ने कहा, नहीं तुम लोग जाओ, क्योंकि अंदर गाड़ी ले जाने की जगह नहीं है और गाड़ी ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकता मैं। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी में ही रुक गया, लेकिन उसने हमें जाते जाते कहा कि हमें शाम तक किसी भी तरह वापस आना है। तो ड्राइवर को बाय बाय कहकर मैं और मेरे तीनों दोस्त हम उस जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ विचित्र विचित्र किस्म के पेड़ नज़र आ रहे थे। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। इस जंगल में आकर हमने सोचा थोड़ा और अंदर जाएंगे, वहीं पर बैठकर थोड़ा सा पीकर आगे घूमेंगे। खाने पीने के लिए हम सामान लेकर ही आए थे, लेकिन हम चारों बात करते करते लगातार अंदर की तरफ चले जा रहे थे। विवेक और दिनेश आगे आगे चल रहे थे और वीडियो बना रहे थे और फोटो भी खींच रहे थे। मानो इन यादों को कैमरे में कैद करके ही मानेंगे। इस बीच मैंने टाइम देखा तो घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। ड्राइवर ने हमें 12 ही बजे जंगल में उतार दिया था, यानी हम लोगों को चलते चलते अब 2 घंटे बीत चुके थे। लेकिन हम लगातार अभी भी चले ही जा रहे थे। तभी अनिरुद्ध ने कहा, यार भूख लग रही है, अब कहीं बैठकर थोड़ा खा लेते हैं ना, और थोड़ी देर बैठेंगे फिर घूम लेंगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर मैंने उन दोनों को आवाज़ मारी और कहा, यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा सा पीकर आराम करके चल लेंगे। तब फिर विवेक और दिनेश आए और हम चारों बैठकर अपना खाना खा रहे थे और इधर उधर की बातें भी कर रहे थे और मजाक मस्ती चली रही थी। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक आराम किया। फिर हमने सोचा अब थोड़ा और घूमते हैं, फिर वापस चले गए। तो हम फिर जंगल की तरफ आगे को चल दिए। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था हम जहाँ से होकर आए हैं उधर कैसे जाएंगे। अब क्योंकि रास्ता तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस हम चल रहे थे। हमने सोचा अब जंगल में काफ़ी दूर तक आ गए हैं और अब हमने बहुत घूम लिया है और हमको सही समय पर बाहर भी निकलना है,
क्योंकि टैक्सी ड्राइवर हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब घड़ी में लगभग 5 बज चुके थे, यानी आज हम लगभग 5 घंटे से जंगल के अंदर घूम रहे थे। उसके बाद हम चारों वापस तो चल दिए। अब की बार हम बहुत तेज़ी तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि हम 5 घंटे से अंदर घूम रहे थे, तो हमको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, बस यही सोच रहे थे। देखते देखते अब अंधेरा भी होने लगा था। अब जंगल अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा था। जितना खूबसूरत जंगल दिन में दिखाई दे रहा था, उतना ही डरावना और खतरनाक अब अंधेरे में दिख रहा था। और जंगल में अब चारों तरफ से बहुत भयानक किस्म की आवाज़ आना शुरू हो गई। तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 7 बज गए थे। 2 घंटे हो गए। हम जंगल में कहाँ हैं हमें कुछ नहीं पता, और हम ड्राइवर को फ़ोन करके भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल कम थे। हम यही सोच रहे थे, पता नहीं क्या ड्राइवर अभी भी बाहर होगा या नहीं, क्योंकि हमने उनको कहा था हम 5 बजे से पहले बाहर निकल आएंगे, और अब तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी हमको ऐसा लगा कि हमारी बगल से कोई बहुत तेज़ भागता हुआ गया है। उसके कदमों की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी, लेकिन हमको वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम चारों थोड़ी देर वहाँ रुके और उस आवाज़ को सुन रहे थे। आवाज़ लगातार तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा था, या फिर हमें कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। और किसके कदमों की आवाज़ है ये भी हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जानवरों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। लेकिन हमने वहाँ रुकना भी ठीक नहीं समझा। हमने कहा हमें जल्द से जल्द बस बाहर निकलना है। हम चारों ने अपने मोबाइल फ़ोन की पूरी फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी, लेकिन अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जिसका डर मुझे पहले से था वही हुआ। हम रास्ता जंगल में भटक गए थे, लेकिन हमने रुकना सही नहीं समझा। हम आगे की तरफ चलकर जा रहे थे, तभी ऐसा लगा जैसे किसी के दर से तड़पने की आवाज़ आ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई बहुत बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ अब बढ़ती जा रही थी और हमारा नाम लेकर कह रही है, विनोद, विनोद मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? दिनेश, अरे अनिरुद्ध, मुझे भी तो ले चलो। ऐसी आवाज़ें सुनकर हमारा खून अब जम चुका था, लेकिन हमने भी इस आवाज़ को पहचान लिया, क्योंकि आवाज़ तो विवेक की थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विवेक तो हमारे साथ ही है। इसलिए हम चारों बहुत बुरी स्थिति में थे, लेकिन उस आवाज़ का रोना और तड़पने की चीख बढ़ती जा रही थी। बार बार हमारा नाम लेकर कह रही थी, अरे मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मानो ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से जान की भीख मांग रहा हो, रो रो कर और तड़प तड़प कर। ऐसा लगता था कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है, लेकिन हम सबको आवाज़ विवेक की ही लग रही थी, और विवेक हमारे साथ ही था। अब ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस जंगल में आकर, क्योंकि ड्राइवर ने पहले ही बताया था कि ज़्यादा अंदर तक मत जाना। लेकिन हमने कहाँ सुनी किसी की। अब मेरे को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। पर हम अब इस जंगल में भटक चुके थे और हम चारों के होश उड़े हुए थे। बस भगवान से ये दुआ थी कि भगवान हम जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाएं। अब हमने सोच लिया था कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है, तो हमने भागने का निश्चय किया। हम कह रहे थे कि कहीं तो निकलेंगे बाहर, इसलिए हम चारों पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। अब हम भाग भाग कर पूरी तरह से थक चुके थे। अब हमसे और भागा नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जान बचाना है तो हमको भागना ही होगा। लेकिन कहाँ भागें हम, क्योंकि जंगल में चारों तरफ घनघोर अंधेरा और अजीब अजीब किस्म की आवाज़ों, और ऊपर से विवेक की जैसी आवाज़ भी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब हम चारों की सांस भी फूल चुकी थी, क्योंकि लगातार हम भाग रहे थे। अब दिनेश नीचे बैठ गया। उसने कहा, भाई लोगों, अब मैं नहीं भाग पाऊंगा। अनिरुद्ध ने उसे कहा,
जान बचानी है तो भागना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा ही खतरा नज़र आ रहा है। मैं और विवेक एक साथ थे। थोड़ा आगे हमने उन्हें आवाज़ दी तो उन दोनों ने कहा, भाई अब नहीं भाग जाता था यार, अब मैं नहीं भाग सकता। थक हम दोनों भी गए थे, तो हम सब एक साथ उसी घंघोर अंधेरे में अपनी फ्लैश लाइट जलाकर वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन तभी ऐसा लगा हमारे सामने एक बड़े पेड़ से कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से नीचे गिरी और उसकी आवाज़ बड़ी ज़ोर से सुनाई दी। उस चीज़ पर दिनेश ने लाइट मारी तो दिनेश सहित हम तीनों के होश उड़ गए। हम मानो हमारी धड़कनें रुक गई हों, क्योंकि अभी तक हमको विवेक की रोती और बिखरती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन अब हमारे सामने ही विवेक का कटा हुआ सर पड़ा था। विवेक अपना कटा हुआ सर देखकर रोने लगता है और बोलता है, क्या है ये, क्या हो रहा है हमारे साथ। जबान तो हमारे हलक से भी निकल रही थी, लेकिन हमने कहा, विवेक कोई हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा कर रहा है, ऐसा लगता है, पर हमें इसके झांसे में आना नहीं है। अब हमने बिना समय गंवाए वहाँ से किसी भी हालत में भागने का निश्चय किया। लेकिन कहाँ जाएं, क्योंकि हम लगभग 4 घंटे से जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है हम किस तरफ से बाहर निकल पाएंगे। इतनी देर में जो सब हमारे साथ हुआ, तो उसके बाद से हमारी हालत तो वैसे भी नाजुक हो गई थी, लेकिन हमको अब अपनी जान भी बचानी थी, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। इतना बड़ा जंगल है और ऊपर से अंधेरा भी। ये जंगल दिन में हमें जितना प्यारा लग रहा था, वो भी इस अंधेरी रात में हमें एक मौत का नज़ारा लग रहा था। लेकिन अब हम क्या कर सकते थे, क्योंकि ना ही हमारे फ़ोन में नेटवर्क थे और ना ही हमारी कोई मदद करने के लिए जंगल में आ सकता है। ड्राइवर तो बाहर है या नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। तभी एक बार फिर से मैंने और मेरे साथियों ने सुना कि कोई फिर से चीख रहा है। अभी थोड़ी देर तक चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से आवाज़ गूंजने लगी थी। हमारे आसपास ऐसा लग रहा था कि कोई फिर से दर्द से तड़प रहा है। हम मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि अभी तक विवेक की आवाज़ आ रही थी। पर अब हम चारों ने सुना, आवाज़ दिनेश की थी और दिनेश जैसी आने वाली आवाज़ बार बार यही कह रही थी, अरे मुझे लेकर जाओ भाई लोगों, मुझे यहाँ मत छोड़ो। और ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा था और तड़प रहा था, पर दिनेश भी हमारे साथ ही था। ये आखिर कैसे हो सकता है। और हम मन ही मन भगवान से कह रहे थे, भगवान आज हमें कहाँ फंस गए। लेकिन अब हम भाग नहीं रहे थे, क्योंकि हम पहले से ही भाग भाग कर थक चुके थे। इसलिए अब हम बस चल रहे थे और लगातार चल रहे थे। लेकिन अब वो आवाज़ जो दिनेश की जैसी लग रही थी, वो अब ऐसा लग रहा था जंगल के आगे से भी आ रही हैं और जंगल के पीछे से भी। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ये जो कहानी बता तो रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो उस दिन ऐसा लग रहा था बस आज हमारा ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी हमको एक बड़ा झटका और लगा, क्योंकि दिनेश और अनिरुद्ध थोड़ा पीछे चल रहे थे और मैं और विवेक थोड़ा सा आगे चल रहे थे। तभी मेरी फ़ोन की लाइट सामने किसी चीज़ पर पड़ी। थोड़ा ध्यान से देखा तो सामने अब की बार दिनेश का कटा हुआ सर सामने रखा हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी काटा हो, क्योंकि खून साफ साफ बहता हुआ दिख रहा था। अब हमारी हालत ऐसी थी कि हम अब कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाएं। पीछे लौट नहीं सकते थे, क्योंकि आगे से ही रास्ता हो सकता था बाहर निकलने का। लेकिन हम चारों ने इतनी देर से इतना सब देख लिया था, इसलिए हम रुके तो नहीं और हम सब भगवान का शुक्र मना रहे थे कि हम चारों अभी भी ठीक थे और चारों साथ में ही हैं। लेकिन इस बार भी जब से हमने दिनेश के जैसे कटा हुआ सर देखा, उसके बाद से फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। हम चारों बस किसी तरह से निकलने की कोशिश में थे और घड़ी में अब समय 12 बज चुके थे। तभी मुझे
और विवेक को ऐसा लगा किसी ने एकदम से हमें धक्का देकर साइड कर दिया। और अनिरुद्ध और दिनेश को भी ऐसा लगा, और ऐसा लग रहा था कोई किसी को घसीटता हुआ हमारे बगल से लेकर जा रहा है, पर जो घसीट रहा था वो दिख नहीं रहा था। तभी मैंने उस पर लाइट मारी तो जो घसीट कर लेकर जा रहा था उसका चेहरा तो नहीं दिखा, पर जिसको घसीट कर लेकर जा रहा था उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा बिल्कुल अनिरुद्ध जैसा था। यकीन मानो, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, पर मेरी रूह अभी भी कांप रही है इस बात को बताते हुए। ये मेरे लिए ये एक सदमे से कम नहीं। उस समय हम चारों यही सोच रहे थे, भगवान ये कोई गहरा सपना हो और अब हम बस नींद से जाग जाएं। अब ऐसा लग रहा था जैसे अनिरुद्ध तड़पता हुआ ये कह रहा हो, बचाओ मुझे, विनोद, विनोद बचाओ। वो हम तीनों का नाम बार बार ले रहा था, लेकिन अनिरुद्ध तो हमारे साथ था। अब ये स्थिति बहुत नाजुक मोड़ पर थी, क्योंकि हम चारों ने एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देखी। पहले विवेक की तड़पने की आवाज़, फिर उसका कटा हुआ सर का पेड़ से गिरना, और उसके बाद दिनेश का कटा हुआ सर हमें रास्ते में मिलना, और अब अनिरुद्ध जैसा ही कोई घसीटते हुए ले जा रहा था। ऐसा दृश्य दिखना, ये तो अब हम चारों को पता चल चुका था कि जंगल में जो हो रहा है वो कोई ना कोई छलावा है। अब हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं हम बचकर जाएंगे या नहीं, लेकिन हम वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। हमने कहा मरेंगे या फिर निकलेंगे यहाँ से, लेकिन जो भी होगा साथ में होगा। तभी ऐसा लगा कि जंगल में एक तूफान सा उठने लगा। अक्सर जंगल में पेड़ पौधों की आवाज़ आती रहती है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि तूफान बिल्कुल हमारी तरफ से होकर जा रहा है। और उस समय तूफान की आवाज़ बहुत तेज़ सी लग रही थी। अंधेरी रात, और हमने अपने अपने हाथों में फ्लैश लाइट ले रखी थी, लेकिन तभी वहाँ पूरे में धूल धूल सी होने लगी। और तभी ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे की तरफ खाई में गिर गया। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि मैं नीचे की तरफ गिर रहा हूँ और चीख रहा हूँ, पर एकदम से सब बंद हो गया। मैं शायद उस खाई में गिरकर बेहोश हो गया, क्योंकि मैं खाई में बहुत नीचे गिरा था। तभी ऐसा लगा मुझे किसी ने नींद से जगाया और बार बार ये कह रहा था, उठो, उठो। मेरी आंखें खुली तो मैं एक चट्टान के नीचे दबा हुआ था और मेरे पास विवेक खड़ा था। तभी विवेक ने मुझे बताया, विवेक तुम ऊपर से नीचे गिर गए थे। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, वह दोनों कहाँ हैं? विवेक ने मुझे बताते हुए कहा, अनिरुद्ध और दिनेश बाहर टैक्सी में बैठे हैं। रास्ता हमको मिल गया है, हम रास्ते के करीब ही थे कि तुम नीचे गिर गए। मैं भगवान से बहुत शुक्र मना रहा था कि चलो कम से कम हमें रास्ता मिला और हम जंगल से बाहर निकल गए। तब विवेक ने मुझे थोड़ा संभाला और अपने साथ बाहर ले जाने लगा। विवेक थोड़ा आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे था। जो जंगल हम रात भर भटक रहे थे, अब उस जंगल से बाहर हम निकल गए थे। सामने टैक्सी खड़ी थी। विवेक ने बताया, अनिरुद्ध और दिनेश ड्राइवर के साथ अंदर हैं। मैं तुरंत भागता हुआ टैक्सी के पास गया और शीशे में हाथ मारने लगा। ड्राइवर ने खिड़की खोली। ड्राइवर अंदर ही सो रहा था और नींद में ही बोला, भैया ऐसा मत करो, कल दोपहर 12 बजे से आ रखे हैं और अब रात के 2 बज गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जंगल के ज़्यादा अंदर मत जाना। इतने अंदर क्यों गए थे? मैं अभी तक घर नहीं गया यार तुम्हारे चक्कर में। बिना रुके ही ड्राइवर अपनी बात बोल रहा था और तभी उसने मुझे कहा, बाकी 3 लोग कहाँ हैं? मैं अब नहीं रुकूंगा यार किसी के लिए भी। मैंने कहा, 2 जने अंदर हैं और विवेक मेरे पीछे है। ड्राइवर ने मुझे बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखा और कहा, पागल मत बनाओ, एक तो तुम्हारे चक्कर में रात भर मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा, और वो तीनों कहाँ हैं? ड्राइवर की बात सुनकर मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी में तो कोई नहीं था। मैं फिर तुरंत पीछे देखा
तो विवेक भी पीछे नहीं था। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी तो अभी तो मेरे साथ आया था, तुमने देखा क्या? जो मेरे पीछे था वो कहाँ गया? वो तो मेरे और उसने मेरे को बताया कि पहले से 2 लोग अंदर हैं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ड्राइवर ने मेरी बात सुनकर कहा, भाई रात में तुमने ज़्यादा तो नहीं पी ली शराब? लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर अब मैं भी घबरा गया था, क्योंकि ना ही विवेक था और ना ही अनिरुद्ध था और ना ही दिनेश था गाड़ी में। उसके बाद मैंने ड्राइवर को अपनी सारी बात बताना चालू करा। मेरी सारी बात सुनकर उसने कहा, भैया मैंने पहले ही कहा था, ये जंगल भूतिया है, ये जंगल ठीक नहीं है, बाहरी फ़ोटो वगैरह खींच लो। लेकिन तुम नहीं माने। भैया आप लोगों ने मेरी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब चलो यहाँ से। मैंने ड्राइवर को कहा, नहीं, मेरे 3 दोस्त हैं, यहाँ पर ही हैं, उन्हें 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 ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता मैं। मेरी बात सुन के ड्राइवर मुझे समझाते हुए कहा, अगर अब हम दोनों यहाँ से नहीं गए तो शायद हम भी ज़िंदा ना बच पाएँ, इसलिए चलो। ड्राइवर ने उसके बाद मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया और उसने कहा, अब नहीं रुकेंगे उस रात के अंधेरे में। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर तुरंत मुझे होटल पर छोड़ा। लेकिन मैं उस समय क्या करता? मेरे तीनों साथी मेरे साथ नहीं थे। मैंने सुबह सुबह सबसे पहले जाकर पास के पुलिस स्टेशन पर सारी खबर दी और उनको सब कुछ बताया। मेरे सर पर पहले से ही चोट लगी हुई थी और मेरी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे पुलिस वालों ने पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और बाद में पता चला, उस जंगल में कई दिनों की तलाश के बाद 3 लोगों की लाशें मिली। 2 के तो सर कटे हुए थे और एक की 3 टुकड़ों में पड़ी हुई लाश थी। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे उनको देखने के लिए बुलवाया। उसको देखकर अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि विवेक और दिनेश की सर कटी हुई लाश थी और अनिरुद्ध की लाश 3 टुकड़ों में पड़ी हुई थी। आज मैं ज़िंदा तो हूँ, लेकिन शायद मैं उसी दिन मर गया होता। अब मुझे समझ में आया, हम रात भर भटकते रहे थे और फिर अचानक से कैसे जंगल से बाहर निकल पाए। मेरे उस दोस्त ने मरने के बाद भी मुझे बचाकर बाहर निकला था। अब उस दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा सदमे में रहता हूँ। दिल्ली के एक अस्पताल में अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, मानसिक बीमार के तौर पर। आज मैं आपको ये अपनी बात बता रहा हूँ तो मेरे सामने उस दिन का सारे दृश्य नज़र आ रहा है और शायद मैं इस घटना को पूरी ज़िंदगी में ना भूल पाऊँगा और पता नहीं इस सदमे से कब बाहर निकलूँगा। ये कहानी मैं आपको लिख कर भेज रहा हूँ और इस कहानी को अपने शब्दों में अच्छे से पढ़ना, ताकि और लोगों को पता लग सके कि क्या घटा था मेरे साथ। मेरा नाम रमेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। हालांकि हमारी आधी ज़िंदगी इन हमसफ़र हाईवेज़ के साथ ही बीतती है, पर कौन सोच सकता है कि सुबह की सुंदरता से चमकते हुए ये हाईवे रात में मौत का तांडव मचा सकते हैं। वैसे आप में से काफ़ी सब शायद काली शक्तियों पर विश्वास करते होंगे या नहीं भी, पर हम ट्रक ड्राइवर हमेशा इन पर पूरा विश्वास करते हैं, या ये मान लो कि हमें करना पड़ता है। और इसी से जुड़ी मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, जो कि मेरी ही आप बीती है। ये बात उन दिनों की है जब मैं नया नया ट्रक ड्राइविंग के काम पर लगा था। हालांकि मैंने इससे पहले भी ट्रक चलाया है, लगभग 1 साल, लेकिन फिर बीच में मुझे किसी कारण की वजह से काम को छोड़ना पड़ा। अब मैं इस काम में लगभग 5 साल बाद वापस आया था और आज मैं विजय साहब के माल, जिसमें कि अनाज के साथ साथ उनके काफ़ी धान के कट्टे भी थे, मुझे उन्हें पौंडीचेरी से चेन्नई लेकर जाना था, जिसका रास्ता स्टेट हाईवे 49 ईस्ट कोस्ट रोड से होकर गुजरता था। अब मैं गोदाम से निकल चुका था। मैंने रेडियो ऑन करा और मस्त हवाओं का आनंद लेने लगा।
रास्ते की मस्ती में खोते खोते ना जाने कब रात के 10 बज गए। तभी मैंने रास्ते के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे लाल कलर का बोर्ड देखा। उस पर तमिल में कुछ लिखा था। जब मैंने गौर किया तो उस पर लिखा था कि इस रास्ते पर रात में सावधानी बरतें और बीच में गाड़ी बिल्कुल ना रोकें। उस बोर्ड को पढ़कर मैं सोचा शायद ये जंगल एरिया है तो जानवरों से बचने के लिए ऐसा लिख दिया होगा। लेकिन शायद ये सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं अनजान बना उस रोड पर आगे की तरफ निकल पड़ा। मैंने गाने की साउंड तेज कर दी और गाड़ी भी काफ़ी अच्छी रफ्तार में भगा रहा था। थोड़ा आगे चलते ही मुझे अचानक से काफ़ी तेज़ पेशाब आ रहा था और ना जाने क्यों अचानक से गाड़ी में मुझे काफ़ी देर से ठंड के बढ़ने का महसूस भी हो रहा था। मुझे लगा शायद आसपास जंगल है तो इस वजह से होगा। मैंने ट्रक साइड में लगाया और उतरकर पेशाब करने के लिए सड़क के साइड में चला गया। लेकिन तभी अचानक से मेरी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा। मेरे को हॉर्न सुनते ही जोर का झटका सा महसूस हुआ। मैंने पेशाब करने के बाद तुरंत ही ट्रक की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक से दो बाइक वाले बहुत तेज़ रफ्तार में चले गए तो मुझे लगा शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। ये एक ड्राइवर ही अच्छे से समझ सकता है कि हमें हमेशा सन्नाटे में भी गाड़ियों की आवाज़ का आभास होता है। बहरहाल मैंने ट्रक वापस से स्टार्ट करा और आगे की तरफ चल दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे गया था कि तभी मैंने देखा सामने 3 लाशें पड़ी हुई थी और वहाँ 2 बाइक भी पड़ी हुई हैं। मुझे समझते देर नहीं लगी कि इन बाइक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब मैंने उन्हें देखने की कोशिश करी तो मैं समझ गया कि तीनों में से 2 तो मर चुके हैं लेकिन एक अभी भी थोड़ा होश में है और आँख फाड़ फाड़ के ऊपर की तरफ देख रहा था और मुझे इशारा कर रहा था जल्दी चलने का। मैंने उसे जल्दी से ट्रक में डाला और उससे पूछने लगा, भाई भाई आप ठीक हो ना? वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे लकवा मार गया हो। बस वो ट्रक के पीछे इशारा कर रहा था। मेरा मन करा कि इसे पानी पिलाता हूँ और इसके मुंह पे थोड़ी सी पानी की छींटे मारता हूँ, क्या पता कोई 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 फ़र्क पड़े। इसके लिए मैंने अपनी बोतल निकाली और जैसे ही मैंने बोतल निकाली मेरी बोतल में पानी नहीं था। मैंने जल्दी से मेरी पेटी खोली और उसमें से हल्का सा पानी निकाला और उस लड़के के मुंह पे छिड़का और उसे हल्का सा पिलाया, जिसके थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सही हो गया और खूब तेज़ तेज़ रोने लगा और कहने लगा, काका काका वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार देगी। मैंने कहा कौन मार देगी? तो उसने कहा वो चुड़ैल जो इस समय बिल्कुल। वो बहुत अटक अटक कर बोल रहा था। मैं उसे समझा रहा था। मैंने कहा भाई हुआ क्या, बताओ ना आगे। उनने कहा वो बिल्कुल हमारे पीछे है। तभी मैंने जहाँ वो इशारा कर रहा था उस तरफ साइड मिरर से देखा। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने उस साइड मिरर में देखा ना, वो मेरे सारे सवालों का सटीक जवाब था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर 1000 चींटियों ने एक साथ काटा हो। हमारे पीछे एक औरत भागते हुए आ रही थी, ये मान लो कि गाड़ी की रफ्तार से, और उसकी शक्ल इतनी डरावनी जिसे देखकर दिल बाहर आ जाए, और उसकी लंबाई एक छोटे पेड़ के बराबर। वो बस हमारे जरा सी पीछे ही थी। उसे आता देख मैंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार 153 किलोमीटर पर हावर की कर दी। और यकीन मानो शायद ये भी कुछ ज़्यादा नहीं थी उस समय। पर वो चुड़ैल मानो हमारे लिए यमराज थी। वो अभी भी मौत की हैवानी मुस्कान लेकर हमारे पीछे ही आ रही थी। और जो लड़का मेरे साथ बैठा था उसके मुंह से खून निकले जा रहा था। दरअसल उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, बस वो जिंदा था। और मैं भी ये समझ चुका था कि वो बस हमारे साथ खेल खेल रही है, उसके हाथों में ही हमारी मौत है। लेकिन फिर भी जीने की आखिरी चाह रखते हुए मैं ऊपर वाले का नाम लेने लगा और अपनी माँ को याद करके रोने लगा। फिर मैंने साइड मिरर में दोबारा उस चुड़ैल को देखने की कोशिश करी,
लेकिन उसमें वो वहाँ नहीं थी। तभी मैंने घबराहट में अचानक से सामने देखा, तो सामने अचानक से पेड़ के बहुत बड़ी छाल हमारे सामने रास्ते पर, जिससे मेरा ट्रक टकराया और उसका बैलेंस काफ़ी हद तक बिगड़ गया और वो सीधा जंगल के अंदर जाकर गिरा, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे सुबह होश आया जब मैं हॉस्पिटल में था और मेरा मालिक भी वहाँ पर खड़े होकर पुलिस वालों से बातें कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस वालों ने मुझे जंगल के अंदर अधमरी हालत में पाया और मेरे पैर में काफ़ी गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से मेरा पैर काटना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि वो लड़का कहाँ पर है। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं मिला। मैं काफ़ी सोच में पड़ गया कि आखिर उस लड़के का क्या हुआ और वो कहाँ है। इसके बाद मालिक ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ था तुम्हें, तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? क्योंकि मालिक का नेचर काफ़ी अच्छा था, तो मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इससे पहले ऐसे हादसे काफ़ियों के साथ पहले भी हो रखे हैं, लेकिन इस रोड पर तुम्हें बोर्ड का पालन करना चाहिए था। वैसे माल को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही ट्रक को, क्योंकि उसका सारा माल कंटेनर में था और काफ़ी सुरक्षा से बांधा गया था। लेकिन इस घटना के बाद मुझे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। कई सालों पहले की बात है। एक छोटा सा लड़का घूमता फिरता जंगल में चला जाता है। जंगल में अंदर जाने के बाद वह भटक जाता है। उसको प्यास लगती है। पानी की तलाश में वह छोटा सा लड़का इधर उधर जाता रहता है। जंगल में काफ़ी भटकने के बाद उसे कुछ दूरी पर एक तालाब दिखाई देता है। लेकिन जब वह तालाब के पास जाता है तो देखता है कि उसमें पानी नहीं था, लेकिन तालाब के पास ही एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसने सोचा कि झोपड़ी में जाता हूँ, शायद कोई इंसान हो जो मुझे पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा दे। वह लड़का झोपड़ी के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक बुढ़िया की आवाज़ आती है। बुढ़िया कहती है, बेटा कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? लड़का कहता है, माँ मैं जंगल में भटक गया और अब मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। पानी की तलाश में मैं यहाँ तक आ गया। बुढ़िया कहती है, बेटा अंदर आ जाओ। बुढ़िया के कहने पर लड़का अंदर आ जाता है। इसके बाद बुढ़िया उसको पानी पिला देती है। तब लड़के ने कहा, अब मैं जंगल निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। बुढ़िया कहती है, अरे लड़के रुक जाओ, रात होने वाली है, जंगल में घना अंधेरा है, खाना खाकर सो जाओ, सुबह चले जाना। लड़का पूरे दिन जंगल में भटकने के कारण थक गया था। बुढ़िया रसोई में जाते हुए बुदबुदाती है कि आज कितने समय बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। आज तो बहुत मज़ा आएगा। मैं इस मोटे जवान लड़के का मांस खाकर बहुत खुश हो जाऊंगी। और अपने चाकू हथियार निकालने लग जाती है। लड़का कहता है, आप इतने बड़े करेंगी? बुढ़िया कहती है, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम मेरा भोजन बनोगे। आज कितने दिनों बाद मैं इंसानी मांस खाऊंगी। लड़का डरने लगा। उसे जल्दी ही सब समझ में आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। अब ना वो भाग सकता था और ना ही वहाँ पर रुक सकता था। तब उसने मन ही मन में एक युक्ति बनाई। वह चुड़ैल को उलझाना चाहता था। लड़का कहता है, तुम चुड़ैल हो? मैं कैसे यकीन करूं तुम एक चुड़ैल हो जो इस जंगल में रहती है? चुड़ैल कहती है, तो तुम बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम समझ जाओ कि मैं एक चुड़ैल हूं। लड़का कहता है, कुछ ऐसा करो जो चुड़ैल करती है। चुड़ैल कहती है, अपना सर और पाँव उल्टा करके घूमने लगती हूँ। लड़का कहता है, ये साधारण सा जादू है जो कोई भी कर सकता है। यदि तुम एक सच्ची चुड़ैल हो तो चूहा बनकर दिखाओ। तब चुड़ैल जाती है। इसके बाद लड़के ने कहा, तुम चुड़ैल हो तो मेंढक बन के दिखाओ। चुड़ैल मेंढक भी बन जाती है, लेकिन फिर बहुत तेज गुस्सा हो जाती है
चुड़ैल कहती है, अब मैं कुछ भी बनकर नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, अब तुम्हारी मौत आने वाली है। लड़का डर जाता है और हिम्मत करके कहता है कि तुम मुझे खाना चाहती हो तो खा लो, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। चुड़ैल कहती है, ठीक है, वैसे भी तुम मेरा भोजन बनने वाले हो, तो बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। लड़का बोलता है, तुम मुझे आग का गोला बनकर दिखाओ। जैसे ही चुड़ैल आग का गोला बनती है, लड़का पास में रखे मिट्टी के घड़े से पानी डाल देता है, जिससे आग का गोला पूरी तरह बुझ जाता है। वह चुड़ैल अपने असली रूप में आकर तड़प तड़प कर मर जाती है। इस प्रकार जंगल में गुम हुए लड़के ने चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाया और चुड़ैल को ख़त्म भी किया और वापस अपने घर लौट आया। जिसके बाद उसने दोस्तों और रिश्तेदारों को चुड़ैल की कहानी सुनाई। दोस्तों ये एक आम कहानी है, मतलब ये कोई रियल कहानी नहीं है। अब जो मैं आपको सुनाऊंगा ये हकीकत कहानी है।